हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हो, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ पर हम वैदिक एज पढ़ेंगे और वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आपको पहले बताना चाहूँगा, आपको जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि प्रीवियस ईयर जो हमारी पहली वीडियो थी हिस्ट्री की, वहाँ का पीडीएफ आपको मिला था, हैंड रिटन नोट्स थे, वैसे आज भी हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वो जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दो पार्ट्स में स्क्रीनशॉट लोगे तो बेटर रहेगा। एक अभी आप ले लो स्क्रीनशॉट और एक अब स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, मैंने आपको बताया था कल एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है। कल हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, और जब हम बीसी की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। हम 1750 बीसी तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 1750 बीसी तक हमने पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो, उनके बारे में हम 1750 तक बीसी तक पढ़ चुके थे। आज हमने स्टार्ट करना है 1500, मतलब हम थोड़ा और आगे की तरफ आ गए हैं, यहाँ गेम पर आ चुके हैं। हमने 1500 बीसी से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, बीच में इतना सारा गैप क्यों हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर 1750 से लेके 1500 तक हम आ चुके हैं, बीच में जो गैप रह गया है वो इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक्सटेंड हो गई थी, ख़त्म हो गई। इसका मेन रीज़न हमें नहीं पता। 3 से 4 थ्योरी जो हमारे पास आती है वो मैंने आपसे कल की वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है। तो तभी उस टाइम पीरियड का हमें कुछ पता नहीं है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और जिसके बारे में पता भी है वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। देखो, इसका नाम वैदिक एज क्यों रखा गया है, वेदा से बना है। वैदिक मतलब ये वो टाइम पीरियड था जब हमारे पास जो वेदास हैं आज के टाइम पर वो लिखे गए थे। इससे पहले क्या था, जो भी वेदास वगैरह थे, जो भी बातें वगैरह हुआ करती थी, जो भी प्रेयर्स वगैरह थी, वो सब क्या होती थी, जैसे मुझे कुछ पता है तो मैं जैसे मान के चलो मुझे किसी ने कोई पोइट वगैरह सुनाई होगी, पोइम वगैरह सुनाई होगी, कोई मंत्र वगैरह सुनाया होगा, मैं आगे किसी को सुनाऊंगा, वो आदमी आगे किसी और को सुनाएगा। तो इस तरह से अभी तक का काम चलता आ रहा था और ये वो टाइम पीरियड था जब उनको लिखा गया था, ठीक है। तब इसका नाम पड़ता रहता है वैदिक एज। और टाइम पीरियड क्या है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अभी तक क्या था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वहाँ का टाइम पीरियड बिल्कुल मतलब डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रहता है, बट ये टाइम पीरियड आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिलेगा, कोई भी बुक उठा लो। तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड रहा था। आगे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पर आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। हम एक्चुअली में वेदास में किसके बारे में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं। अब आर्यंस यहाँ पर आए कहाँ से, अगर वो भी क्वेश्चन वगैरह बनता है तो उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से यहाँ पर आए थे वो भी हमें एक्चुअल में अभी तक पता नहीं है। उसमें भी कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है या जिसको माना जाता है वो है मैक्स मलर की थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी हमारे पास आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। अब हमारे पास ये जो वैदिक एज है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। एक हमारे पास आता है अर्ली वैदिक पीरियड, और जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसे ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग का वैदिक पीरियड था ना, जो पहले वाला पोर्शन था वैदिक पीरियड का, उसे ऋग वैदिक पीरियड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पर ऋग्वेदा को लिखा गया था, तो इसलिए ऋग वैदिक पीरियड कहा जाता है। और जो बाकी के 3 वेद थे उन्हें लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था, तो वो पार्ट अलग है। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, जो अर्ली वैदिक पीरियड है या फिर जिसे ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं, हम सबसे पहले अभी उसके बारे में समझेंगे और लास्ट में इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, अगर हम बात कर लें अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, 1500 बीसी से लेकर 1100 बीसी तक का ये टाइम पीरियड रहता है। और हम देखेंगे भी डिफरेंस क्या था, जो अर्ली वैदिक पीरियड था और लेटर जो वैदिक पीरियड था वहाँ पे लाइफ किस तरह से चेंज हो गई थी, वो सब भी हम आज की वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, हमने आर्यंस की बात की ना, आर्यंस जब यहाँ पर आए थे वो छोटे छोटे ट्राइब्स में बंटे हुए थे और ट्राइब्स को जना भी कहा जाता था, और वहाँ पर एक राजा होता था जिसे राजन कहा जाता था। ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में आपको पता होगा, हालांकि आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो भी राजा होता था ना उस टाइम पर, उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे 2 तरह की, मतलब आप कह सकते हो कि एक सभा बनी हुई थी, एक समिति बनी हुई थी। जैसे आज के टाइम पे लोकसभा राज्यसभा है ना, वैसे उस टाइम पे राजा को या फिर राजन कह लो, उसको असिस्ट करने के लिए 2 तरह की असेंबलीज बनी हुई थी। एक थी सभा। सभा में क्या होता था, जो भी एल्डर बड़े बड़े लोग होंगे या जो भी इम्पोर्टेंट लोग होंगे उस ट्राइब के, उस गांव वगैरह के, वो सारे सभा के अंडर आते थे। और समिति की बात करें, समिति में क्या था, हर परिवार का एक मेंबर रहता था। समिति में क्या था, हर परिवार का एक मेंबर वहाँ पे रहता था। और सभा में क्या था, जो भी एल्डर या फिर जो भी इम्पोर्टेंट लोग होंगे वो सारे रहते थे। ये सारे मिलके किंग को मदद करते थे, किंग को असिस्ट वगैरह करते थे। और सबसे छोटे यूनिट जो सोसाइटी की थी वो कुला थी। कुला को हम क्या कहते हैं,
कुला को हम यहाँ पर फैमिली भी कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनकी बात करें, हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, ऋग वैदिक पीरियड की बात करें, इस टाइम पर जो लोग खाना खाते थे सिंपल सा खाना रहता था उनका। देखो जब आती मीट वगैरह की, मीट तो स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, क्योंकि कुछ लोग शिकार, स्टार्टिंग में तो शिकार पे डिपेंड थे, और बाद में भी जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था तब भी कुछ लोग मतलब मीट वगैरह खाया करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग खाते थे, ऐसे नहीं कि नहीं खाते थे, बट मोस्टली ये सिंपल फूड खाया करते थे, जैसे दूध हो गया, या दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन, फ्रूट, बार्ले, इन चीज़ों पर डिपेंड रहते थे, ये सब खाया करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें, एक सोमा एक ड्रिंक रहती है। सोमा मतलब जैसे आज के टाइम पे भांग बोलते हैं ना, वैसे एक ड्रिंक थी जो भी कभी कोई रिलीजियस सेरेमनी वगैरह होगी, कोई भी चीज़ इस तरह की होगी तो वहाँ पर इसको कंज्यूम किया जाता था। इतना आपको समझ आ गया होगा। म्यूज़िक के शौकीन थे, डांस वर्क के शौकीन थे, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ये सब काम किया करते थे। डाइस मैंने आपको बताया था, लूडो वगैरह वो भी खेला करते थे। हॉर्स रेसिंग चलती थी, चैरियट रेसिंग करती थी, इस तरह के एंटरटेनमेंट के लिए सारे काम वगैरह किया करते थे, इस तरह के गेम्स से खेला करते थे। और इनके जो हथियार होते थे, लड़ाई वगैरह भी करते थे, जैसे तलवारें हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, वो तीर कमान वगैरह, एरो वगैरह हो गया, ये सब इनके पास उस टाइम पर जो वेपन्स कह सकते थे ना, वो वेपन्स इस तरह के रखा करते थे। और जब भी ये लड़ाई करने जाते थे पूरी प्रॉपर शील्ड के साथ जाते थे, मतलब हेलमेट भी होगा, प्रॉपर होता है जैसे आज बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वैसे मेटल के बने हुए आर्मर वगैरह, इस तरह की चीज़ें उनके पास, मेटल की बनी शील्ड वगैरह, जो हाथ को कवर वगैरह होते हैं, इस तरह की पूरी प्रॉपर ये एक शील्ड अपने आप को शील्ड बना के ना तो लड़ाई करने जाया करते थे। और बेसिकली इनकी बात करें था क्या, ये एक जगह पे टिकते नहीं थे, कभी एक जगह पर होंगे, कभी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। कैटल हर्डर्स थे मतलब, ठीक है, गाय वगैरह चरवाते वगैरह थे। और इनकी जो वेल्थ थी ना, कोई कितना, जैसे आज के टाइम पे कहते हैं ना कौन कितना अमीर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा अमीर होगा। उस टाइम पीरियड पर ये था कि जिसके पास ज़्यादा गायें वगैरह हैं वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, जिसके पास कम है वो गरीब हो जाएगा। तो किसी की भी वेल्थ हम गायें के हिसाब से मेजर करते थे, किसके पास कितनी गौज़ हैं, कितनी गायें किसी के पास हैं। ठीक है, और कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं गायों को लेकर वहाँ पर, जैसे आज के टाइम पर लड़ाइयाँ होती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर गायों को लेकर भी युद्ध वगैरह चलते रहते थे, ऐसा लिखा गया वेदास में। ठीक है, तो ये पूजा किसकी क्या करते थे, अगर हम बात करें गॉड ऑफ रेन, देखो तकरीबन ये नेचर की पूजा क्या करते थे। ठीक है, जैसे बारिश होगी, पानी हो गया, जो गॉड ऑफ रेन है इंद्र, उनकी पूजा करते थे। वायु मतलब हवा, उसकी पूजा किया करते थे। अग्नि आग की पूजा करते थे। सूर्य मतलब सूरज की पूजा करते थे। वरुण मतलब पानी जल देवता कहते हैं, उनकी पूजा करते थे। यम मतलब जैसे यमराज कहते हैं ना, गॉड ऑफ डेथ, उनकी पूजा किया करते थे। और ऋग्वेदिक टाइम की बात करें, वहाँ पर किसी तरह का टेम्पल वगैरह नहीं था, बेसिकली यहाँ पर क्या थे, नेचर की पूजा वगैरह किया करते थे यहाँ पर। ठीक है, आपसे एग्जाम में कई सारी तरह से क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पर पता क्या बन सकता है, डेट वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, या सभा क्या था, समिति क्या थी, सबसे छोटी यूनिट क्या थी सोसाइटी की, ऐसे पूछ सकता है। कि यहाँ पे पूछ सकता है कि सोमा क्या था, ये कि एक सैक्रेड ड्रिंक है, मतलब एक अगर बांग वगैरह उस टाइप की ड्रिंक वगैरह रहती है। और जैसे यहाँ पर हाँ, ये जैसे आपसे पूछ सकता है वरुण कौन से भगवान थे, तो वाटर के जो गॉड ऑफ वाटर है वो कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, एक वर्ण सिस्टम समझो, इसे कहते हैं हम वर्ण सिस्टम। मतलब जो सोसाइटी थी ना वो 4 पार्ट्स में बंटी हुई थी। स्टार्टिंग में अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें, स्टार्टिंग में सोसाइटी सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। शूद्राज जब वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था ना, अर्ली वैदिक पीरियड खत्म हो रहा था और लेटर स्टार्ट होने वाला था, तब शूद्राज भी सामने आ गए थे। ये वर्ण सिस्टम था। इसका मतलब क्या है, सोसाइटी 4 पार्ट्स में बंटी हुई थी। ब्राह्मण कौन होते थे, कोई भी ऐसा इंसान जिसको नॉलेज वगैरह है, या जो टीचर वगैरह बन सकता है, जिसमें मतलब नॉलेज वगैरह है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए, जिसने किताबें वगैरह पढ़ी है, वो कौन हो गया, वो गया ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन होगा, जो भी युद्ध वगैरह करते थे, जो भी लड़ाई वगैरह किया करते थे, जो वॉरियर होते थे, वो कौन हो गए, वो हो गए क्षत्रिय। वैश्य कौन होते थे, जो भी फार्मर हो गए, मर्चेंट्स वगैरह हो गए, जो व्यापार वगैरह किया करते थे, वो हो गए वैश्य वाली कैटेगरी में। शूद्रास कौन थे, जो भी सर्वेंट वगैरह होते थे ना उस टाइम पीरियड पर, उनको शूद्रास की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, अब इनका बेस्ट पॉइंट ये था कि इनके टाइम पीरियड पर ना ऐसा था कि जो वुमेन का स्टेटस था वो भी अच्छा था, कि ऐसा माना जाता था कि कोई भी अगर मतलब मान के चलो कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो रहा है, कोई भी ओकेजन वगैरह है, अगर वहाँ पे कोई औरत नहीं होगी तो उसको अशुद्ध माना जाता था। कहते थे ये सही नहीं है, या अच्छा इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, ऐसा माना जाता था। इवन ये था कि अगर कोई मतलब वुमेन्स को ये था कि उनको इक्वल पार्टिसिपेशन वगैरह दी हुई थी। जो फैमिली सिस्टम था ना, फैमिली सिस्टम उनका पैट्रियार्कल था, मतलब जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा, मेल मेंबर होगा, उसके घर पर चलती थी। बट फीमेल का स्टेटस बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, उनको इक्वल पोजीशन मिली थी
के सोसाइटी में इक्वली ट्रीट किया जाता था, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी पूरी तरीके से। ये था अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्राह्मण की बात करें, क्षत्रिय की बात करें, यहाँ पर ऐसा था कि कोई ब्राह्मण है ना, अगर ब्राह्मण का कोई बेटा है, अगर वो वॉरियर है, अच्छा वॉरियर है, तो उसको किसी कैटेगरी में रख देंगे, वो फिर उसकी कास्ट क्या हो जाएगी, उसकी कास्ट बन जाएगी क्षत्रिय, ठीक है। अगर कोई क्षत्रिय है, उसका बेटा अच्छा व्यापार वगैरह कर सकता है, तो उसकी कास्ट वैश्य बन जाएगी। क्लियर हो गया। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा, वो काम के हिसाब से होता था। आप क्या काम करते हो, आप क्या करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ण सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। ये था हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसी वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर दो महान एपिक जिसे बोलते हैं ना, रामायण की बात करो, महाभारत की बात करो, वो भी लिखे गए थे इसी वैदिक टाइम पे। रामायण की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है जो ओल्डेस्ट, सबसे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट जो एपिक है ना, वो कौन सी, रामायण। और सबसे लॉन्गेस्ट एपिक जो है वो कौन सी है, महाभारत। अब रामायण किसने लिखी थी और महाभारत किसने लिखी है, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट एपिक है, ये लॉन्गेस्ट एपिक है। और ऋग्वेदा की बात करें ना, ऋग्वेदा की, ये सबसे लॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। सबसे जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वो इसे माना जाता है, ओल्डेस्ट एपिक इसे माना जाता है, लॉन्गेस्ट एपिक इसे माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था, आज भी बताना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आपने क्या करना है, अपने हिसाब से एक स्टूडेंट जो है वो एक क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है ना, यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन बनाना है और कमेंट सेक्शन में पुट करना है। सभी स्टूडेंट्स ऐसा काम करेंगे। आपने क्या करना है, जो भी कमेंट सेक्शन आपको देखेगा यहाँ पर क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर बताना है और अपनी तरफ से भी एक क्वेश्चन वहाँ पे पुट करना है। इससे क्या होगा, जब भी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जाएंगे उनको भी कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उनका लाइव टेस्ट भी हो जाएगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। और बाकी मैंने आपको कहा था जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में हैं, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डिस्कशन वगैरह चलती रहती है और पीडीएफ वगैरह वहाँ पर भी शेयर होते रहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए वो वाला। और लड़कियों के लिए भी सेपरेट ग्रुप वहाँ पर बना हुआ है। और हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता है, आप जेके लेटेस्ट इन्फो पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल भी आपको मैंने कहा था कि जैसे अभी हमने हिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट कर दिया है, जैसे आज हमने पढ़ा इसके बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कल जो आपकी डिस्कशन होनी चाहिए वो आपकी वैदिक पीरियड पर ही होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे ना, वो सारे वैदिक पीरियड पर ही होंगे। अगर आप ऐसा काम करोगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक जो मैंने आपको बताया। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा हम वेदास के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने कहा ना वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने अभी तक अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। अब वेदास की बात करें तो वेद कितने हैं, 4 वेद है ना, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लो, इनमें एक्चुअली में है क्या, एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ, डिटेल में तो नहीं समझा सकता। जब हम सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की, ऋग्वेद में क्या है 1028 हाइम में, जो कि 10 मंडलास में डिवाइड हैं। ये हिम्स या हाइम्स बोलो, पता है क्या चीज़ होती है, ये एक तरह से प्रेयर होती हैं, या कुछ प्रेयर्स ऐसी हैं ये वाली जो डायलॉग के फॉर्म में रहती हैं। एक्चुअली मैंने है कि इनके एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगा। जो गायत्री मंत्र की हम बात करते हैं वो भी इनमें से एक है, समझ गए। अब हाइम्स क्या होते हैं, ये ऋग्वेद में क्या चीज़ें, प्रेयर्स वगैरह हैं। जैसे गायत्री मंत्र आपको एग्जाम्पल देके बताया ना, वो सब कहाँ पर आता है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। 10 पार्ट्स में, 10 मंडलास में डिवाइड है, कितने 1028 हाइम्स डिवाइड है। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर हम आगे बात करें सामवेद में क्या है, सामवेद में बताया गया है कि जब भी आप ऋग्वेद का कोई भी प्रेयर अगर गाने जा रहे हो, उच्चारण करने जा रहे हो उसका, तो उसकी ट्यून क्या रहनी चाहिए। जैसे आप गायत्री मंत्र बोलते हो ना, उसकी पर्टिकुलर ट्यून है, उस ट्यून में आप उसका उच्चारण करते हो, उसको बोलते हो। तो यहाँ पे ट्यून्स के बारे में बताया आपने, किस तरीके से उनको बोलना है, किस तरीके से आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए, ट्यूनिंग वगैरह कैसे होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर बताया, सामवेद में तरीका बताया है, ठीक है। जब हम बात करते हैं यजुर्वेद की, यजुर्वेद में आपको बताया आपने किस तरह के रिचुअल्स फॉलो करने हैं जब आपने इस तरह के मंत्रों का उच्चारण करना है। मतलब आपने कोई भी, जैसे होता है ना हवन करते हुए कोई मंत्र बोलते हो आप, या कोई पर्टिकुलर तरीका होता है कोई मंत्र बोलने का, वो सब कहाँ बताया हुआ है, वो सब यजुर्वेद में बताया हुआ है। ऋग्वेद में क्या था, हाइम से मतलब प्रेयर वगैरह हैं, कुछ डायलॉग के फॉर्म में, कुछ सिंपल हैं। सामवेद में आपको बताया ट्यून्स वगैरह किस तरह से बोलना है। यजुर्वेद में बताया वो क्या, किस तरह के आपको वहाँ पे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने हैं वो प्रेयर्स बोलते वक्त। और अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में ना जैसे कुछ स्पेल्स हैं, कुछ ऐसी प्रेयर्स हैं, कुछ ऐसे मैजिकल चार्म्स हैं जिससे आप मतलब कहते हैं ना जो आत्माएं वगैरह उनको भगाना या बीमारियों को ख़त्म करना, वो सब कुछ अथर्ववेद में बताया हुआ है। क्लियर हो गया। चारों वेदास का आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा, इन वेदास में एक्चुअली है क्या, जो हम 4 वेदास की बातें करते हैं।
हालांकि बहुत बड़ा है, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया, एक ब्रीफ से भी ब्रीफ में बताया आपको। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया रामायण भी लिखा गया, महाभारत भी लिखा गया, वेदास भी इसी टाइम पीरियड पर लिखे गए थे। ऋग वेद जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड में था, और जो बाकी के 3 वेद थे वो लेटर वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 1100 से लेकर 600 BC तक है, तब लिखा गया था। इतना क्लियर हो गया। जो वैदिक एज है इसमें ब्रह्मनास भी लिखे गए, अरंकास भी लिखे गए, उपनिषद भी लिखे गए थे। ब्रह्मनास क्या है? एक्चुअली में ये कमेंट्रीज हैं। जैसे अब क्रिकेट मैच चल रहा होता है ना, IPL भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहाँ पे पीछे कमेंट्री भी चल रही होती है। वैसे ये भी एक तरह से कमेंट्रीज कह सकते हो। जो ये हाइम्स हैं, जो प्रेयर्स वगैरह हैं, इन पर एक तरह से कमेंट्री वगैरह की गई है। ब्रह्मनास की हम बात कर रहे हैं। अरंकास में क्या है, यहाँ पे मतलब आपको बताया हुआ है कि जैसे फॉरेस्ट में होता है ना, जैसे साधु वगैरह फॉरेस्ट में जाके रहते हैं, तो उनके जीवन के बारे में बताया आपने, वहाँ पे कैसे जीवन वगैरह व्यतीत कर रहे हैं, वो अरंकास में बताया हुआ है। उपनिषद में क्या बताया हुआ है, यहाँ पे कर्म के बारे में बताया, वो क्या कर्म करना चाहिए, माया क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, वो सब चीज़ें कहाँ पर बताई गई हैं, वो सब उपनिषद में बताई गई हैं। आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ब्रह्मनास क्या है या ये क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इनकी जो लेटर वैदिक पीरियड है ना, इनकी बात कर लेते हैं। जो अर्ली वैदिक पीरियड थे वो एक जगह रहते नहीं थे, क्योंकि वो पशुओं पे डिपेंड थे। जब जहाँ पे चरागाया, जहाँ पे घास वगैरह खत्म हो गया, फिर वो दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ पे घास खत्म हो जाएगा, किसी तीसरी जगह चले जाएंगे। एक तरह में सेटल्ड नहीं थे, मतलब वो घुमा करते थे आगे पीछे। बट जब हम बात करते हैं इनकी लेटर वैदिक पीरियड की, जब हम बात करते हैं जब बाकी के 3 वेद लिखा गए थे, यहाँ पे लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। ये घूमते घूमते कहाँ पर आ गए थे, गंगेटिक वैली की तरफ आ गए थे। अब obvious सी बात है, वहाँ पे गंगा वगैरह है, पानी वगैरह है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं। तो एक जगह पे वो सेटल हो गए थे, उन्होंने कल्टीवेशन वगैरह, एग्रीकल्चर करना वगैरह स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ पर एक चीज़ हो गई थी, जो वुमेन का स्टेटस है ना, वो बिल्कुल गिर गया था। मतलब पहले वुमेन का स्टेटस बिल्कुल अच्छा था, उनको इक्वल राइट्स वगैरह थे। यहाँ पे किसी भी तरह उनका जो स्टेटस वगैरह था वो बिल्कुल बेकार से बेकार आप कह सकते हो, उस तरह का हो गया था। इस टाइम पीरियड पर ये होता, कोई राइट्स वगैरह उनके पास नहीं थे। इवन उनको वेदास पढ़ने का, किताबों को हाथ लगाने का भी अधिकार, राइट वगैरह नहीं था। इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती थी। तो यहाँ पे अगर हम पूजा की बात करें, यहाँ पे नेचर की पूजा क्या करते थे। अब यहाँ पर लोग शिव, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा करना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, इस टाइम पीरियड पर ये होता कि जो भी रिचुअल्स थे, सैक्रिफाइसेस थे, जो कर्म कांड से कहते हैं, वो कम्प्लेक्स होते गए और महंगे होते गए। एक नए नए तरीके स्टार्ट कर दिए थे वहाँ पर। इस तरह के रिचुअल्स वगैरह, सैक्रिफाइसेस जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वर्ण सिस्टम की बात करूँ, ये जो वर्ण सिस्टम की भी बात करूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र की, इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई थी। डेफिनेशन की चेंज हो गई थी, मतलब अगर कोई ब्राह्मण है, यहाँ पर क्या था, अगर किसी को नॉलेज वगैरह है तो वो ब्राह्मण है, कोई वॉरियर है तो वो क्षत्रिय है। बट लेटर वैदिक पीरियड में आके क्या हो गया था, वर्ण सिस्टम यही था। अभी भी 4 पार्ट थे, बट यहाँ पर यह था कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण होगा, चाहे उसको नॉलेज है या नहीं है। अगर वो वॉरियर भी बनना चाहता तो नहीं बन सकता, वो ब्राह्मण ही रहेगा। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्थ, बाय बर्थ यहाँ पे स्टेटस बन रहा था, बाय उनके जो कर्म वगैरह है उसके अकॉर्डिंग उनका स्टेटस यहाँ पर नहीं बन रहा था। इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, गवयुति और एक गोधुति। ये जो गवयुति है ना, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, किस टर्म में, किस यूनिट में मेजर किया करते थे, आप इस गवयुति वाले यूनिट में मेजर किया करते थे। और गोधुति क्या है, ये टाइम मेजरमेंट की यूनिट है। अगर आपको कभी भी टाइम मेजर करना होगा, आप इस गोधुति, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, इसमें आप टाइम वगैरह मेजर करते हो। इतना आपको समझ आ गया। वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड कैसा था, मेन डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे कैटल हर्डर्स वगैरह थे, एक जगह पे नहीं रहते थे, वर्ण सिस्टम अच्छा था, नेचर की पूजा किया करते थे, बिल्कुल बेसिक सा खाना वगैरह खाया करते थे। ये बेसिक चीज़ें थी। जब हम लेटर वैदिक पीरियड की तरफ आए, बाकी के नए 3 वेदास आ गए, बट यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग हो गया था। मतलब नेचर की पूजा नहीं कर रहे थे, अब इस तरह से भगवान की पूजा कर रहे थे। फिर यहाँ पे रिचुअल्स इतने नहीं थे, बट यहाँ पे रिचुअल्स थोड़े और कम्प्लेक्स हो गए थे। वुमेन का स्टेटस अच्छा था, वुमेन्स का स्टेटस अच्छा नहीं था। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ चुकी थी। और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पे टेम्पल वगैरह नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि नेचर की पूजा वगैरह किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो, कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बता रहा हूँ और मॉडर्न टाइम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ऋग वैदिक, आज के टाइम पे झेलम है ना, झेलम, जो ऋग वैदिक पीरियड की बात करें, वेदास में जो लिखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया वहाँ पे, वितास्ता। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हालांकि एसएसबी में आने के चांसेस कम है, बट जैसे अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
तो झेलम की बात करें, वितास्ता जो है उसका नाम था वहाँ पे। इंडस का नाम क्या था? सिंधु। सिंधु नदी आपने सुना ही होगा ना, तो वो इंडस का ही नाम था। चेनाब का नाम क्या था? असिकानी। ब्यास का नाम क्या था? विपास। रावी का नाम क्या था? परुशनी। अबे 4 से 5 आपको बताएं, बाकी आपको जो PDF मिलेगा वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा ऋग्वैदिक नाम क्या था और मॉडर्न नाम क्या है। मैं 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे आयुर्वेदा की बात करें, आयुर्वेदा आपको पता है ना मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है। तो आयुर्वेदा किससे कनेक्टेड था? आयुर्वेदा जो था वो ऋग्वैदिक पीरियड से कनेक्टेड था, मतलब ऋग्वेदा से जुड़ा हुआ था। गंधर्व वेद की बात करें, गंधर्व वेद क्या मतलब जो म्यूजिक वगैरह की बात करते हैं वो किससे रिलेटेड था? वो साम वेद से रिलेटेड था। अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो, साम वेद में क्या था? ट्यून था, मतलब म्यूजिक वगैरह था। ऋग्वेद में आयुर्वेदा वगैरह भी ऋग्वेद में इंक्लूडेड था। यहाँ पे हम धनुर्वेद की बात करें, धनुर आप समझते हैं ना, अगर आपने देखा होगा महाभारत रामायण तो धनुर्वेद आपने जरूर सुना होगा। वहाँ पे आर्चरी वगैरह जो है वो किससे रिलेटेड था? यजुर्वेद से रिलेटेड था। शिल्प वेद या फिर अर्थवेद ये किससे रिलेटेड था? अथर्ववेद से रिलेटेड था। मतलब यहाँ पे साइंस, क्राफ्ट, वेल्थ वगैरह की नॉलेज वगैरह भी यहाँ पर दी गई है। ये सब चीज़ें भी आती हैं इनमें, ठीक है। ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और इंट्रोडक्शन उसका दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने कभी सुना होगा एग्जाम में क्वेश्चन देखोगा 10 राजन वार के बारे में कहा जाता है, मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये कहाँ पर हुई थी? ये इस वैदिक पीरियड में ही हुई थी, जिसमें जीता कौन था? जिसमें सुदास जीते थे। 10 अलग अलग तरह के यहाँ पर राजा लड़ाई कर रहे थे और सुदास वाला जो ग्रुप था यहाँ पर वो जीता था। अब हम फिर से सोसाइटी की तरफ चलते हैं, किस तरह का सोसाइटी का यूनिट वगैरह थी और हेड कौन होता था। सबसे छोटी यूनिट क्या थी सोसाइटी की? कुला। मतलब कुला क्या था? कोई भी एक फैमिली हो गया ना, जिसे हम कहते हैं ना कुल, कौन से कुल को बिलोंग करता है। सबसे छोटी यूनिट क्या थी सोसाइटी की? कुला, या फिर कुल भी कह सकते हो। और उसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? कुल के हेड को बोला जाता था कुलापा, ठीक है। वैसे आगे की तरफ बात करें, थोड़े बड़े लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर आता था ग्राम। ग्राम मतलब विलेज को बोलते हैं, और उसका जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामानी बोलते थे। आगे बात करें विस, विस क्या होता था? क्लैन। मतलब होता है ना, मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जिनका कॉमन एंसेस्टर वगैरह होते हैं, तो उनके हेड को कौन बोलते थे? उनके हेड को बोलते थे विस्पति। वैसे अगर हम बात करें राष्ट्र क्या होता है? नेशन, ऑब्वियस ही बात है, उसके जो हेड होता था राजन, मतलब किंग वगैरह की हम बात करते हैं। ये भी बेसिक सा यूनिट सिस्टम है, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूरे वैदिक पीरियड की बात करें, कारपेंटर्स, पॉटर्स, स्मिथ, वीवर्स, एक्सपर्ट्स होते हैं सर्जरी में, मतलब इस तरह के लोग भी वहाँ पर आपको देखने को मिले। कारपेंटर्स होंगे, पॉटर्स होंगे, स्मिथ होंगे, वीवर्स होंगे, ये सारे लोग, इस तरह का टैलेंट भी उस टाइम पे लोगों में था। और सर्जरी वगैरह करने में एक्सपर्ट, जैसे आज के टाइम पे सर्जरी करते थे वैसे वो भी क्या करते थे, क्योंकि आपको बताया ना आयुर्वेदा वगैरह ऐसी इस तरह की चीज़ें वहाँ पे थी। मतलब कोई भी डिजीज़ वगैरह होगी उसको क्योर करने की उनके पास आर्ट वगैरह थी, कला थी, क्योंकि आयुर्वेदा था। फिर वाउंड्स वगैरह जो भी जख्म वगैरह उसको हील करने का इनके पास जानकारी पूरी थी। वो होता है जड़ी बूटी वगैरह उनका बड़ा यूज़ क्या करते थे, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्टेंस पे थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लेक्चर ऐसा नहीं कि आप JKSSB सिर्फ क्लास 4 में आपके काम आने वाला है। आप NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हो, NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप JKP की प्रिपरेशन करना चाहते हो आने वाले टाइम पे, जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ही आपकी वीडियो काम आने वाली है। और आपको बताऊँगा, अभी तो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के बाद। अभी एंशिएंट हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेट करेंगी। फिर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जब मैं आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको रिलेट करवाऊंगा। तो इसलिए हिस्ट्री को अच्छे से समझना। अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो इंडियन हिस्ट्री भी अच्छे से समझना, क्योंकि बाद में रिलेट करवाऊंगा कि जब इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, जब यहाँ पर ये हो रहा था, तब जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए पहले इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, फिर ताकि आप कंपैरिजन वगैरह कर सकोगे, ठीक है। तो बेटर रहेगा, इसको जो भी चीज़ आपको बताऊंगा अच्छे से समझना। अगर कहीं पे नोट्स बना रहे हो, अपनी लैंग्वेज में बनाना चाहते हो तो बनाना, वरना जो PDF मिलता है वहाँ से भी पढ़ते जाना। रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पीरियड पर इसकी रिवीजन ज़रूर किया करना। आपको मैंने कहा था कि जैसे ही हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होगा, आपसे मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद आपका लाइव टेस्ट भी रहेगा, उसमें अपने पार्टिसिपेट वगैरह करना है। तो फिर से कहना चाहूँगा, किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो हम टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक वाला, देखो 1 लाइक, आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हो 1 लाइक करके ज़रूर जाना, और वीडियो को शेयर भी करना, ताकि जो हमने टारगेट रखा है ये हमारा अचीव हो सके, ठीक है। तो किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है ना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर किया करो। और जिनसे भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है या फिर नहीं ज्वाइन किया है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें आप JK Latest Info जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी गर्ल्स ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए सेपरेट ग्रुप है, तो वो मुझे JK Latest Info पर मैसेज करें, मैं उनको वो ग्रुप का जो लिंक वगैरह है वो वेरिफिकेशन के बाद शेयर कर दूंगा, ठीक है।
तो किसी भी तरह का डाउट रहता है या आपको लगता है कि आज की वीडियो में या फिर जैसे हम वैदिक एज के बारे में हमने पढ़ा है वहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक था जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करना। अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ पर शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता पाता, अगर आप वो कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।